चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी क्यों ना हो। एक कण की स्थिति बदलने पर दूसरे की स्थिति तुरंत प्रभावित होती है, फौरन। कमाल है। और एक अहम बात जो उन लेखों में बार बार उभर कर आई, वो ये कि ये मौजूदा इंटरनेट को रिप्लेस नहीं करेगा। बिल्कुल सही। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये मौजूदा इंटरनेट का पूरक बनेगा, मतलब उसे कॉम्प्लीमेंट करेगा, उसे हटाएगा नहीं। अच्छा, तो ये एक तरह की एडिशनल लेयर होगी। हाँ, समझ लीजिए कुछ खास कामों के लिए एक अतिरिक्त शक्तिशाली परत, जैसे बहुत ही ज्यादा सुरक्षित संचार या फिर क्वांटम कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना। सामान्य वेब ब्राउजिंग या वीडियो स्ट्रीमिंग, वो सब शायद हमेशा की तरह क्लासिकल नेटवर्क पर ही होगा। समझ गया। तो मुख्य अंतर क्या है जिन्हें समझना जरूरी है? बिट्स बनाम क्यूबिट्स तो एक हुआ। हाँ। स्रोतों में और किन प्रमुख भेदों पर जोर दिया गया था? कई महत्वपूर्ण अंतर हैं जिन पर उन लेखों में रोशनी डाली गई है। पहला, जैसा आपने कहा, सूचना की इकाई। क्लासिकल में बिट 0 या 1, क्वांटम में क्यूबिट 0, 1 या दोनों एक साथ, और एंटेंगलमेंट। ओके। दूसरा, कॉपी करना। क्लासिकल बिट्स को हम कितनी आसानी से कॉपी कर लेते हैं, फाइलों की तरह। हाँ बिल्कुल, Ctrl+C Ctrl+V। हाँ, लेकिन क्वांटम भौतिकी का एक मूलभूत सिद्धांत है नो क्लोनिंग प्रमेय। नो क्लोनिंग प्रमेय? हाँ, ये कहता है कि आप किसी अज्ञात क्वांटम अवस्था यानी क्यूबिट की हूबहू नकल नहीं बना सकते। इट इज इम्पॉसिबल। जब मैंने स्रोतों में इसके बारे में पढ़ा तो तुरंत इसका सुरक्षा पहलू दिमाग में आया। अगर आप इसे कॉपी नहीं कर सकते तो क्या इसका मतलब है कि इसे चुपके से पढ़ा भी नहीं जा सकता? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। तीसरा और शायद सबसे क्रांतिकारी अंतर सुरक्षा का ही है। अच्छा। हमारा आज का इंटरनेट वो गणित पर आधारित इंक्रिप्शन जैसे RSA उस पर निर्भर है। हाँ, वो पब्लिक की प्राइवेट की वाला सिस्टम। बिल्कुल। समस्या ये है कि भविष्य के जो शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर होंगे ना, वे इन गणितीय समस्याओं को हल करके इस इंक्रिप्शन को तोड़ सकते हैं। ऐसा कुछ रिसर्च पेपर्स में चेतावनी दी गई है। ओह, ये तो बड़ी चिंता की बात है बिल्कुल। क्वांटम इंटरनेट एक अलग रास्ता अपनाता है। ये भौतिकी के नियमों पर आधारित सुरक्षा देता है, जिसे क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, QKD। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, इसमें अगर कोई जासूस बीच में क्वांटम सिग्नल को मापने की कोशिश करता है तो वो अनिवार्य रूप से उन क्वांटम अवस्थाओं को बदल देगा, डिस्टर्ब कर देगा। बदल देगा? कैसे? क्योंकि क्वांटम मेजरमेंट खुद अवस्था को प्रभावित करता है। तो जैसे ही कोई बीच में पढ़ेगा, भेजने वाले और पाने वाले दोनों पक्षों को तुरंत पता चल जाएगा कि कोई सुन रहा है। वाओ! तो ये गणित से नहीं, फिजिक्स से गारंटीड सुरक्षा है। एग्जैक्टली, भौतिकी द्वारा गारंटीड। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है ना। और चौथा अंतर रिपीटर्स का बताया गया था। हाँ, चौथा अंतर है सिग्नल को बढ़ाने के तरीके में। अच्छा। क्लासिकल नेटवर्क में सिग्नल कमजोर होता है तो उसे बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर होते हैं। हाँ, वो तो हर जगह लगे होते हैं। पर आप क्वांटम अवस्था को इस तरह एम्पलीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इससे उसकी जो नाजुक क्वांटम जानकारी है वो नष्ट हो जाएगी। अच्छा, नो क्लोनिंग की वजह से? हाँ, वो भी एक कारण है। तो लंबी दूरी तक क्वांटम सिग्नल भेजने के लिए हमें क्वांटम रिपीटर्स की जरूरत होती है। क्वांटम रिपीटर्स? ये रिपीटर्स क्वांटम मेमोरी और एंटेंगलमेंट स्वैपिंग जैसी जटिल तकनीकों का उपयोग करके सिग्नल को फिर से बनाते हैं, उसे सिर्फ बढ़ाते नहीं। और ये रिपीटर्स बनाना ये क्वांटम इंटरनेट की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, जैसा कि कई तकनीकी लेखों में जिक्र है। यहीं पर वो 1000 गुना तेज वाला बड़ा दावा आता है जिसका जिक्र शुरुआती लेखों में भी था। हाँ, वो बड़ा पॉपुलर मिथक है। अगर क्वांटम इंटरनेट इतना अलग है तो क्या ये वाकई स्पीड के बारे में है या ये उन स्रोतों द्वारा उजागर की गई एक आम गलतफहमी है? ये निश्चित रूप से सबसे आम मिथकों में से एक है, और आपके द्वारा साझा किए गए स्रोत भी इसे स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स जानकारी को प्रकाश की गति से तेज भेजने की अनुमति नहीं देती। आइंस्टाइन का जो सापेक्षता सिद्धांत है वो यहाँ भी अटल है। अच्छा, तो स्पीड ऑफ लाइट लिमिट तो है ही। बिल्कुल। और एंटेंगलमेंट, जहाँ दो कणों का जुड़ाव तात्कालिक लगता है, वो भी अपने आप में प्रयोग करने योग्य डेटा, जैसे कोई मैसेज, उसको एक जगह से दूसरी जगह तुरंत नहीं भेज सकता। ऐसा क्यों? वो तो जुड़ाव इंस्टेंटेनियस है ना? जुड़ाव है, पर उससे आप कोई तयशुदा संदेश नहीं भेज सकते बिना क्लासिकल जानकारी के। इसके लिए हमेशा एक क्लासिकल संचार चैनल जैसे सामान्य इंटरनेट या फोन लाइन की भी जरूरत होती है। अच्छा, क्लासिकल चैनल की जरूरत पड़ती है ये बताने के लिए कि क्या माप लिया गया? हाँ बिल्कुल, ताकि पता चल सके कि किस कण पर क्या माप लिया गया और उसका क्या मतलब निकालना है।
तो अकेली एंटेंगलमेंट से फास्टर देन लाइट कम्युनिकेशन नहीं होता। तो फिर तेजी या बेहतर प्रदर्शन की बात क्यों आती है? उन लेखों में इसका क्या स्पष्टीकरण दिया गया था? तेजी या अधिक कुशलता का संदर्भ वो कुछ खास तरह के वितरित कार्यों, डिस्ट्रीब्यूटेड टास्क्स में है, न कि सामान्य डाउनलोड स्पीड में। वितरित कार्य जैसे? एक प्रमुख उदाहरण जो स्रोतों में दिया गया है वो है सुरक्षित इंक्रिप्शन कुंजी स्थापित करना, QKD का उपयोग करके। दो पक्ष बहुत लंबी दूरी पर भी एक ऐसी गुप्त कुंजी बना सकते हैं जिसकी सुरक्षा फिजिक्स के नियमों से गारंटीड हो। यह प्रक्रिया कुछ मामलों में क्लासिकल तरीकों से ज्यादा कुशल या मौलिक रूप से ज्यादा सुरक्षित हो सकती है। अच्छा, मतलब कुंजी बनाने का काम ज्यादा सुरक्षित और शायद एफिशिएंट हो जाता है। हाँ, इसी तरह अलग अलग जगहों पर स्थित छोटे क्वांटम कंप्यूटरों के बीच गणनाओं का समन्वय करने में, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटम कंप्यूटिंग में, क्वांटम प्रोटोकॉल अद्वितीय लाभ दे सकते हैं। यहाँ तेजी का मतलब है कि कुछ खास काम जो क्लासिकल इंटरनेट पर या तो असंभव है या बहुत असुरक्षित, वे क्वांटम इंटरनेट पर संभव और सुरक्षित हो जाते हैं। स्पीड ऑफ टास्क, नॉट स्पीड ऑफ डाउनलोड। तो ये साफ करना बहुत जरूरी है, जैसा कि उन लेखों से भी लगता है कि भारी भरकम डेटा जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग, बड़ी फाइलें डाउनलोड करना, ये सब भविष्य में भी हमारे मौजूदा क्लासिकल फाइबर ऑप्टिक या वायरलेस नेटवर्क के जरिए ही होगा। हाँ, बिल्कुल। क्वांटम लिंक इस काम के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्वांटम लिंक का मुख्य उद्देश्य भारी मात्रा में डेटा ट्रांसफर करना नहीं है। इसका काम है उन कामों को सक्षम करना जिनके लिए अत्यधिक सुरक्षा या क्वांटम अवस्थाओं जैसे एंटेंगलमेंट के अद्वितीय गुणों की जरूरत होती है। जैसे सुरक्षित कुंजियां बनाना। हाँ, या क्वांटम टेलीपोर्टेशन करना या क्वांटम सेंसरों को नेटवर्क करना। और जहां तक लेटेंसी का सवाल है,